18 साल का लंबा इंतजार, न जाने कितनी बैठकें और कूटनीति के कई दौर के बाद आखिरकार वो समय आ गया है जब भारत और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर मुहर लगाने जा रहे हैं। 27 जनवरी 2026 की तारीख भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि एक आम भारतीय के लिए इसका मतलब क्या है? क्या इससे आपके काम की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? क्या नौकरियां बढ़ेंगी? तो आइए इस महासमझौते को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत और ईयू के बीच व्यापारिक रिश्तों की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। ये वो समय था जब दुनिया में स्मार्टफोन अभी कदम रख ही रहे थे, लेकिन टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क और कुछ कड़े नियमों की वजह से ये बातचीत 2013 में ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब 2026 में जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है और अमेरिका जैसे देश ऊंचे टैरिफ लगा रहे हैं, तब भारत और यूरोप ने हाथ मिलाया है। ईयू दुनिया का एक विशाल बाजार है जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे 27 विकसित देश शामिल हैं। इनकी कुल जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर है और आबादी 45 करोड़। जब भारत जैसा 140 करोड़ की आबादी वाला देश इनसे जुड़ता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार क्षेत्र बन जाता है। अब आपकी जेब पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये भी आप समझिए। देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। शायद आपके मन में भी यही सवाल होगा, तो आपको बता देते हैं कि इस डील का सबसे सीधा असर उन चीज़ों पर पड़ेगा जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं या जिनके हम कम होने के सपने देख रहे हैं, जो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। अब इसमें सस्ती क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें है लग्जरी कारें। हम सभी चाहते हैं कि हम सबके पास लग्जरी कार हो। अगर आप BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज जैसे यूरोपीय कारों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। भारत फिलहाल इन पर 100% से भी ज़्यादा ड्यूटी लगाता है। समझौते के तहत कोटा आधारित रियायतें इसमें दी जाती हैं जिससे इनके दाम गिर सकते हैं। यूरोपियन वाइन और विस्की ये भी सस्ते हो सकते हैं, इनको लेकर भी बातचीत चल रही है। भारत में विदेशी शराब पर 100% या फिर 125% ड्यूटी लगती है। डील के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अब जो यूरोपियन वाइन है उस पर भी जो टैक्स है वो थोड़ा कम हो सकता है, जिससे शौकीनों को प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि इलेक्ट्रा, कई सारी जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं, वो सस्ती में मिल सकती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और मशीनरी हैं उनमें भी कमी आ सकती है, यानी कि वो सस्ते हो सकती हैं। यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी और मोबाइल पार्ट सस्ते होंगे जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी। मेड इन इंडिया का बाजार डंका बजा सकता है। छोटे व्यापारियों को इसका सीधा फायदा होगा। ये समझौता सिर्फ आयात के बारे में नहीं है, ये भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात को रॉकेट की तरह रफ्तार देने वाला भी है। खास तौर पर भारत के उन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जहां सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। कपड़ा और जूते, टेक्सटाइल्स और फुटवेयर। भारत के गारमेंट सेक्टर पर यूरोप में करीब 10% ड्यूटी लगती है। अब डील के बाद ये शून्य यानी कि 0 हो सकती है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारतीय कपड़े यूरोप में सस्ते और लोकप्रिय होंगे, जिससे लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। फिर आता है हीरे, जवाहरात और लेदर। आगरा का जूता हो या फिर सूरत के हीरे, इन सबको यूरोप के विशाल बाजार में बिना किसी रुकावट के एंट्री मिलेगी। फिर है दवाइयाँ, फार्मा सेक्टर आ जाता है। भारत दुनिया के लिए फार्मेसी हब है। यूरोपीय मानकों के साथ तालमेल बैठने से भारतीय जेनरिक दवाओं का निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा। चौथे नंबर पे है किसान और डेयरी। देखिए, भारत ने मजबूत रखी अपनी ढाल, यानी कि किसान या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अक्सर भारत को ये डर है कि विदेशी समझौतों से हमारे किसान भाई प्रभावित होंगे, लेकिन भारत ने इस डील में बहुत चतुराई से काम किया है। इसके अलावा डेयरी और खेती सुरक्षित, इसको लेकर भी कोई डील संभव है। देखिए, भारत ने अपने डेयरी और कृषि क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा है। इसका मतलब है कि यूरोप का जो सस्ता दूध या फिर पनीर भारतीय डेयरी किसानों के मार्केट को खराब नहीं कर पाएगा। फिर है संवेदनशील मुद्दे। ईयू ने भी अपने बीफ और चीनी के बाजार को सुरक्षित रखा है, यानी दोनों देशों ने अपने अपने संवेदनशील हितों की रक्षा भी यहाँ पर की है। इसके अलावा ये डील एक और बड़े कारण से हो सकती है, चीन, अमेरिका और जो टैरिफ वॉर छिड़ा है उसके कारण। अब इसके वैश्विक मायने समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ईयू का चीन से थोड़ी सी दूरी यहाँ पर बड़ी है। भारत और यूरोपीय देश दोनों अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर भी निर्भर करते हैं,
लेकिन वो इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ये डील भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका टैरिफ से बचाव भी यहाँ पर मिलेगा। हाल के दिनों में अमेरिका ने कई भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया। ऐसे में यूरोप जैसा बड़ा बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी बनेगा। फिर निवेश और डिजिटल इंडिया, देखिए सिर्फ सामान ही नहीं, अब यूरोप का पैसा भी भारत आएगा। ईयू पहले से ही भारत में बड़ा निवेशक है और ये आंकड़ा अब तक करीब 117 बिलियन डॉलर का रहा है। भारत में पहले से ही 6000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। नई डील के बाद निवेश और बढ़ेगा, जिससे स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। फिर है आईटी और सर्विसेज के मोर्चे पर बात करें तो भारत मांग कर रहा है कि उसे डेटा सिक्योर देश का दर्जा मिले। अगर ऐसा होता है तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए यूरोप में काम करना और वहां के नागरिकों का डेटा हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स की किस्मत भी चमक सकती है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच इस महासमझौते का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा ये है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि जीआई टैग। ये सिर्फ एक सरकारी ठप्पा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की मिट्टी, विरासत और सदियों पुरानी कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रीमियम ब्रांड बनाने का हथियार भी है। और इसी के साथ कई सारे जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट्स की कीमत भी चमक सकती है। अब जो नकली उत्पादों पर लगाम भी यहाँ पर लगाई जा सकती है, उसको लेकर भी प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा सकती है इस डील के जरिए। देखिए अभी तक दिक्कत ये होती थी कि यूरोप के बाजारों में कई बार बनारसी साड़ी या फिर दार्जिलिंग चाय के नाम पर नकली या फिर दूसरे देशों के बने उत्पाद बेचे जाते थे। इस डील के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के जीआई टैग्स को कानूनी मान्यता देंगे। अब कोई भी यूरोपीय कंपनी किसी साधारण चाय को दार्जिलिंग चाय कहकर नहीं बेच पाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कड़ा कानूनी जुर्माना भी लगेगा। अब कौन कौन से भारतीय प्रोडक्ट्स को वीआईपी दर्जा मिलेगा, ये भी आप जानिए इस डील के जरिए। देखिए भारत इस समझौते के जरिए अपने सैकड़ों उत्पादों को यूरोप में सुरक्षा दिलवाना चाहता है। दार्जिलिंग चाय और कांगड़ा चाय, इनकी खुशबू और स्वाद का यूरोप पहले से ही दीवाना है। अब इन्हें वहाँ पर शैंपेन जैसा दर्जा मिलेगा। बनारसी साड़ी और कांजीवरम सिल्क साड़ी को लेकर भी यही मान्यताएं हैं। भारतीय बुनकरों की कला अब पेरिस और मिलान के फैशन हाउस में अपनी असली पहचान के साथ बिकेगी। फिर है बासमती चावल, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। डील के बाद भारतीय बासमती को यूरोप में वो खास सुरक्षा मिलेगी जो इसे पाकिस्तान या फिर अन्य देशों के चावल से थोड़ा अलग और कीमती बनाएगी। अल्फांसो आम यानी कि हापुस आम, गर्मियों में जब भारत का हापुस यूरोप पहुंचेगा तो वो वहां के सुपरमार्केट में एक प्रोटेक्टेड ब्रांड के तौर पर सजेगा। फिर है कोल्हापुरी चप्पल और कश्मीरी शॉल। इन हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और ऊंचे दाम भी मिलेंगे। आम कारीगर और किसान को सीधा फायदा मिलेगा। जब किसी उत्पाद को जीआई टैग के तहत सुरक्षा मिलेगी तो उसकी ब्रांड वैल्यू 20% से 30% तक बढ़ सकती है। अब ज़्यादा कीमत में भी ये सब सारे सामान बेचे जा सकते हैं। जब यूरोप का कोई ग्राहक ये देखेगा कि इस पर ऑथेंटिक इंडियन जीआई का लोगो लगा हुआ है तो वो उसके लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार भी होगा। इस पहचान के साथ बिचौलियों का अंत भी होगा। इसके अलावा भारतीय सहकारी समितियों और छोटे कारीगर सीधे यूरोप के बड़े खरीदारों से आसानी से जुड़ सकेंगे। यूरोप की फेमस चीज़ें अब भारत में भी आसानी से मिल पाएंगी। कई ऐसे शौकीन हैं जो विदेशी चीज़ें इकट्ठा करते हैं भारत में भी, तो ऐसे में उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट्स बचाएंगे, वैसे ही यूरोप भी इन अपने खास उत्पादों को, जैसे शैंपेन जो कि फ्रांस का शैंपेन बेहद खास माना जाता है, इसके अलावा पोसेटू इटली का मीट और फेटा चीज़ यानी ग्रीस का जो चीज़ है उसको भारत में सुरक्षा मिलेगी। यानी ये प्रोडक्ट्स अब भारत में एकदम असली मिलेंगे। कोई स्थानीय कंपनी इन नामों का इस्तेमाल करके अपने घटिया उत्पादों को आसानी से नहीं बेच पाएगी। जीआई टैग वाला पहलू यूरोप के साथ भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। ये हमारी संस्कृति और परंपरा को एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल में बदल देगा, जिससे हमारे गांव और छोटे कस्बों के हुनरमंद लोगों के घरों में विदेशी मुद्रा यानी कि यूरो सीधे पहुंचेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी इसमें हैं, जहां पर सब कुछ इतना आसान तो नहीं होने वाला। यूरोप ने कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी कि CBAM लागू किया है। यानी अगर भारत में स्टील या फिर एल्यूमिनियम बनाने में ज़्यादा प्रदूषण हुआ तो यूरोप उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लेगा। भारत इस मुद्दे पर कड़ी बातचीत कर रहा है ताकि हमारे निर्यातकों को नुकसान ना हो। भारत EU ट्रेड डील सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये 200 करोड़ की आकांक्षाओं का मेल भी है। देखिए भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रमाण भी है।
27 विकसित देश एक साथ आकर भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। जब भारत का एक्सपोर्ट 20 से 30% बढ़ेगा तो उसका सीधा फायदा गांव के बुनकर से लेकर शहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक सबको मिलेगा। ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा पुश भी साबित होगी। अब देखिए, ये भी समझिए कि भारत और यूरोप के बीच जो संबंध रहे हैं वो अब तक कैसे रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले वो समझते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच दीर्घकालिक राजनयिक संबंध रहे हैं जिनकी शुरुआत वर्ष 1962 से हुई। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनों द्वारा सहयोग के क्रम में बहुस्तरीय संस्थागत ढांचे की आधारशिला के रूप में कार्य किया गया। उद्घाटन शिखर सम्मेलन जून 2000 में लिस्बन में हुआ था और वर्ष 2004 में हेग में 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी तक विस्तारित किया गया। सहयोग को गहन करने के लिए क्रम में जुलाई 2020 में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी 2025 के लिए रोडमैप तैयार किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के PSLV द्वारा दिसंबर 2024 में यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। फिर इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशनों पर सहयोग करने के साथ भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान पर सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी समझिए। भारत और यूरोपीय नेशंस के बीच में अब तक कैसी रही है। भारत और यूरोपीय संघ पिछले 15 वर्षों से देखिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत लगातार कर रहा है, जो अब जाकर संभव भी हुआ। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार भी है और पिछले दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 90% की वृद्धि भी इसमें देखी गई। वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार $135 बिलियन रहा, जिसमें यूरोपीय संघ को भारतीय निर्यात में $76 बिलियन और आयात $59 बिलियन का था। वर्ष 2023 में सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार $53 बिलियन का रहा, जिसमें $30 बिलियन का भारत से निर्यात और $23 बिलियन का आयात शामिल है। फिर अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ ने संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह $117.4 बिलियन का रहा, जो कुल FDI इक्विटी प्रवाह का 16.6% था। देखिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की बैठकों के साथ साथ भारतीय मंत्रियों और यूरोपीय संघ आयुक्तों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं से आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने के साथ व्यापार और निवेश विविधीकरण को बढ़ावा भी मिलता रहा है। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में चीन की प्रगति के कारण TTC और भी महत्वपूर्ण हो चुका है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी समझिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग वर्ष 2007 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के ढांचे पर केंद्रित रहा है। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी HPC में सहयोग के क्रम में भारत यूरोपीय संघ के बीच समझौते पर नवंबर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों ने नवंबर 2023 में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भी। यूरोपीय संघ ने दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन पर वैश्विक साझेदारी में भाग लिया। लोगों से लोगों के बीच जो संबंध है वो बढ़ाना भी एक मकसद रहा है भारत और यूरोपियन नेशंस का। लोगों से लोगों के बीच मजबूत होते संबंध भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में से एक है। यूरोपीय संघ में बढ़ते भारतीय समुदाय में बड़ी संख्या में छात्र, शोधकर्ता, स्कॉलर्स और कुशल पेशेवर शामिल हैं। भारतीय पेशेवर वर्ष 2023-24 में जारी किए गए यूरोपीय संघ ब्लू कार्ड के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता हैं, जिनकी संख्या 20% से ज्यादा है। फिर है रक्षा और सामरिक साझेदारी। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। चीन की बढ़ती समुद्री क्षमताओं एवं आक्रामक नीतियों को देखते हुए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण भी है। दोनों देशों के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अक्टूबर 2023 में गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने वैश्विक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती और आतंकवाद निरोध पर सहयोग को बढ़ावा भी दिया। भारत के चल रहे सैन्य आधुनिकीकरण और किसी भी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के मद्देनजर यूरोपीय देश रक्षा साझेदार के रूप में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक नेतृत्व और भू राजनीतिक बदलाव वो भी लगातार हो रहे हैं। यूरोपीय संघ भारत के व्यापार
विविधीकरण के दृष्टिकोण से समन्वय बिठाते हुए चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है। बढ़ते ट्रांस अटलांटिक तनाव के बीच यूरोपीय संघ द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति पहलों को बढ़ावा देने से भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। दोनों साझेदार G20, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसीलिए अब इस दोस्ती को, इस संबंध को और ज़्यादा मजबूत करना, प्रगाढ़ करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारी सहायता करेगा, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, नए जॉब सेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें खोलकर भारतीय मार्केट के सामने यहाँ पर रखेगा, जो आपकी और हमारी जेब पर भी सीधा असर कर सकता है, जिससे कई सारे सामान सस्ते भी होंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो नई नौकरियां हैं वो भी युवाओं को यहाँ पर मिल सकती हैं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस तरीके से अब जो यूरोपीय देश भारत में निवेश करने आ रहे हैं या फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन नेशंस के बीच में हो रहा है, आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगा? आपकी समझ क्या कहती है इसको लेकर? कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।